हेलो स्टूडेंट। हम लोग यूरोप में जो राष्ट्रवाद लेसन प्रारंभ किए थे उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोगों को देखना है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। देखिए, विश्व इतिहास में इटली के एकीकरण के संबंध में तो पढ़ेंगे तो तमाम चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन हम लोगों को अकॉर्डिंग टू कोर्स रहना है क्योंकि हम लोग 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं और 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंतर्गत जो भी इटली के एकीकरण के विषय में चर्चा किया गया है उसी चर्चा तक हम इसको सीमित रखने का प्रयास करेंगे। अगर हम इटली के एकीकरण से संबंधित कौन से लोग इटली के एकीकरण से संबंधित थे तो पहले इसी को चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नाम पहले आता है विक्टर इमैनुएल द्वितीय। दूसरा नाम आता है इसी विक्टर इमैनुएल द्वितीय का जो प्रधानमंत्री रहता है काउंट डी कैमिलो काबूर। तीसरा नाम आता है और सर्वाधिक इस नाम की चर्चा होती है और जिसका इटली के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान रहता है, अगर उसकी चर्चा करें तो वह है ज्यूसेपे मैत्सनी। और एक और नाम आता है जिसने स्वयंसेवकों का एक सैनिक संगठन का निर्माण करता है और स्पेन से 1860 में स्पेन से युद्ध करता है और स्पेनी शक्ति को हराने में कामयाब हो जाता है और वह नाम है, चौथा नाम है ज्यूसेपे गैरिबॉल्डी। यह चार नाम इटली के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस पर एक बहुविकल्पी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है कि निम्न में से कौन इटली के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। तो ये चारों में से कोई भी नाम आता है तो वह क्या है, वह इटली के एकीकरण से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनाता है उसमें एक नकारात्मक क्वेश्चन बना देता है और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से नहीं जुड़ा है। और एक 3 नाम है, 4 ऑप्शन रहते हैं, ये 4 ऑप्शनों में से 3 नाम को दे दिया जाता है और एक नाम इधर उधर कर दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर इटली के एकीकरण की बात करें तो इटली के एकीकरण से 4 नाम जुड़े हुए हैं। विक्टर इमैनुएल द्वितीय जो वहाँ का शासक था, सार्डिनिया पिनमांड का शासक था, और काउंट डी कैमिलो काबूर जो कि विक्टर इमैनुएल द्वितीय का प्रधानमंत्री था। जूसेपे मैत्सनी जो उदारवाद की विचारधारा का प्रचारक था। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। और जूसेपे गैरिबॉल्डी जो कि सैनिक रूप से मदद कर रहा था, एक स्वयंसेवकों का एक सैनिक संगठन बनाया था और स्पेन की शक्तियों को हराने में कामयाब हुआ था। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहले देखते हैं कि इटली जो 19वीं सदी के मध्य तक इटली किस प्रकार का था। तो हम बात करते हैं 19वीं सदी के मध्य में इटली किस प्रकार का राज्य था। तो इटली के संबंध में जब पढ़ेंगे तो 19वीं सदी के मध्य तक इटली 7 राज्यों में विभक्त था। आज की जो इटली की बात करें 7 राज्यों में विभक्त था। आज यदि आज की इटली की बात करें, चाहे आधुनिक इटली की बात करें, उस प्रकार का इटली 19वीं सदी के मध्य तक नहीं था, बल्कि वह क्या था, 7 राज्यों में विभक्त था। अगर हम बात करें तो 7 राज्यों में विभक्त के तो इटली के जो उत्तरी क्षेत्र थे, 19वीं सदी के मध्य की बात हो रहा है, 19वीं सदी के मध्य में इटली का जो उत्तरी क्षेत्र है, इटली का उत्तरी क्षेत्र पर ऑस्ट्रियाई हैवसबर्ग
हैब्सबर्ग का शासन था। और उसी तरह से अगर हम मध्य क्षेत्र की बात करें, मध्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य क्षेत्र पर पोप का शासन था, पोप का शासन था। और उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र की बात करें, दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र पर स्पेन के बुर्बो राजवंश के राजाओं का शासन था। ये इटली का बाहरी लोगों के द्वारा जो शासन हो रहा था उसकी हम चर्चा कर रहे थे। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि इटली जो आज का आधुनिक इटली है, उस 19वीं सदी के मध्य तक वह इस प्रकार का इटली नहीं था, बल्कि वह किस प्रकार का था, वह 7 राज्यों में विभक्त था। अगर 7 राज्यों की बात करें तो सार्डिनिया, पिंडमांट, टास्कनी, सिसिली, वेनेसिया, पेपल्स, रोम जो कि पोप के अधीन था। ये 7 राज्यों में वह विभक्त था। और उस पर अगर बात करें तो केवल एक सार्डिनिया पिंडमांड ही था। सार्डिनिया पिंडमांड पर ही इटली राजघराने का शासन था। यानी कि इटली संस्कृति की बात करें, जो इटली की प्रमुख संस्कृति थी, उसका अगर कहीं पर शासन था तो वह केवल सार्डिनिया पिंडमांड पर ही शासक था। अन्य क्षेत्रों पर, जैसे कि अगर उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था, मध्य क्षेत्र की बात करें तो पोप के अधीन था, दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो स्पेन के अधीन था। यानी हम कह सकते हैं, टोटल कह सकते हैं कि स्पेन 19वीं सदी के मध्य तक वह विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। आज के आधुनिक इटली जिस प्रकार का है, उस प्रकार का वह राष्ट्र राज्य में एकीकृत नहीं था। अब होता क्या है कि यहां पर देखिए कि जब विक्टर इमैनुएल द्वितीय सार्डिनिया पिंडमांड का शासक बनता है, राजा बनता है, तो वह क्या होता है, वह इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। और इस इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ करते हुए इसका किसको नेतृत्व प्रदान करता है, तो काउंट डी कैमिलो कॉबूर को प्रदान करता है। वास्तव में काउंट डी कैमिलो कॉबूर का जन्म 1810 में टस्कनी में हुआ था। और वह इटली भाषा को भी नहीं बोलता था, बल्कि वह फ्रेंच बोलता था। वह उदारवाद का समर्थक भी नहीं था। लेकिन जब इमैनुएल द्वितीय का शासक प्रधानमंत्री बनता है, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली के एकीकरण में अपना सर्वाधिक योगदान देता है। और यही कारण है कि उसकी चतुर नीतियों के कारण ही उसे 19वीं सदी के महान राजनीतिज्ञों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इटली के एकीकरण का सर्वाधिक श्रेय किसको दिया जाता है, तो जुसेपे मैत्सनी को दिया जाता है। जुसेपे मैत्सनी को दिया जाता है। जुसेपे मैत्सनी को दिया जाता है। जुसेपे मैत्सनी की अगर जन्म की बात किया जाए तो उसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा इटली में हुआ था। यह उदारवाद का समर्थक था और निरंकुश राजतंत्र का घोर विरोधी था। यही कारण है कि फ्रेडरिक मेटरनिख, नाम याद होगा, फ्रेडरिक मेटरनिख
जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यह जुसेपे मैसनी के विषय में कहा था कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। फ्रेडरिक मेटरनिख ने यह कहा था कि मैथिली के विषय में कहा था कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों कहा था? क्योंकि वह उदारवाद का प्रचारक था तथा वह राजतंत्र का घोर विरोधी था। इसे यानी कि जुसेपे मैत्सनी को इटली का स्पंदित हृदय कहा जाता है। इटली का स्पंदित हृदय कहा जाता है। यद्यपि जुसेपे मैत्सनी लिगुरिया में क्रांति करने के कारण, कहाँ? लिगुरिया में क्रांति करने के कारण इटली से निर्वासित जीवन जी रहा था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मैसनी क्या था? उदारवाद का समर्थक था। और जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में पराजित हो जाता है, उसके साथ ही वियना कन्वेंशन होता है और वियना कन्वेंशन के बाद रूढ़िवाद की सरकारों का पूरे यूरोप में स्थापना किया जाता है और उस दौरान रूढ़िवादी विचारधारा को प्रमुखता प्रदान किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि क्या होता है कि जितने भी राष्ट्रवादी उदारवादी हैं जो पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और यूरोप के देशों को राष्ट्र राज्यों में संगठित करना चाहते हैं, उन पर क्या होता है कि रूढ़िवादी लोग उन पर बहुत ही अत्याचार करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर देते हैं, सेंसरशिप लगा देते हैं, जिससे उनको अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार करने में काफ़ी कठिनाई आती है और वह भूमिगत होकर के प्रचार प्रसार करना प्रारंभ करते हैं। और उसी दौरान ये जुसेपे मैत्सनी क्या करता है कि कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्यता ग्रहण करता है। कार्बोनारी के गुप्त संगठन की सदस्यता ग्रहण करता है और सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूरे न केवल इटली में बल्कि पूरे यूरोप में उदारवाद की विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए 2 गुप्त संगठनों का निर्माण करता है। नंबर 1 कब करता है? 1831 मर्सेई में यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार से 1833 ईस्वी में बर्न में यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का निर्माण करता है। ये देखिए, इससे भी बहुविकल्पी का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बहुविकल्पी के क्वेश्चन, कई प्रकार के बहुविकल्पी के क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग इटली की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो जुसेपे मैत्सनी के द्वारा किया गया। ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो वह भी जुसेपे मैत्सनी के द्वारा किया गया। यंग इटली की स्थापना कब किया गया? तो 1831 में किया गया। ठीक उसी प्रकार से यंग यूरोप की स्थापना कब किया गया? तो 1833 में किया गया। एक और अन्य क्वेश्चन बनता है कि यंग इटली नामक उदारवादी गुप्त संगठन का निर्माण कहाँ किया गया? तो मर्सेई में किया गया। और ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन का निर्माण कहाँ किया गया? तो बर्न में किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन गुप्त संगठनों को निर्मित करने के बाद वह होता क्या है कि जितने भी यूरोप के देश हैं, चाहे जर्मनी की बात करें, चाहे फ्रांस की बात करें, चाहे स्पेन की बात करें, चाहे जो भी यूरोप के जितने भी देश हैं, उन देशों में
उदारवादी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित लोग इन गुप्त संगठनों से जुड़ते चले गए और जिसके माध्यम से वह पूरे यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है। जब अब यहाँ से हम वहाँ पर चलते हैं, इटली के एकीकरण की तरफ बढ़ते हैं। जब विक्टर इमैनुअल द्वितीय इटली के एकीकरण का कार्य प्रारंभ करता है और उसका नेतृत्व काबूल को प्रदान करता है, जो कि 1852 में, यानी कि काबूल कब बना था, काबूल प्रधानमंत्री बना था इमैनुअल द्वितीय का 1852 में। जब इसका प्रधानमंत्री बनता है और इमैनुअल द्वितीय काबूल को इटली के एकीकरण का जिम्मा देता है, यानी कि उसे इटली के एकीकरण करने का कार्य सौंप देता है, तो काबूल क्या करता है कि काबूल एक प्रमुख राजनीतिज्ञ है और वह फ्रांस से चतुराई पूर्वक एक संधि कर लेता है और संधि का परिणाम यह होता है कि वह फ्रांसीसी या ऑस्ट्रियाई हंगरी जो भी शक्तियां हैं उसको पराजित करने में सफल हो जाता है। तो जिस समय काउंट डी काबूल इटली के एकीकरण का प्रयास कर रहा है, उसी समय मैथ्सनी क्या करता है, मैथ्सनी इटली के लोगों को उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से परिचित कराता है, वहां पर प्रचार प्रसार करता है और इमैनुअल विक्टर इमैनुअल द्वितीय के द्वारा जो इटली के एकीकरण का प्रयास किया जा रहा है उसका समर्थन करता है। और समर्थन का परिणाम होता है कि अंतोगत्वा 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक और नाम आएगा, जुसेपे गैरिबॉडी का नाम आएगा। जुसेपे गैरिबॉडी क्या है, एक क्रांतिकारी है। वह क्या करता है, वह इटली के एकीकरण में योगदान करता है और उसके लिए स्वयंसेवी संगठनों का एक सैन्य संगठन का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत स्वयं सेवा करने वाले लोग शामिल होते हैं। और वो 1860 में स्पेनी शक्तियों को पराजित करने में समर्थ होता है, सफल होता है। और जिसका परिणाम क्या होता है, अंतोगत्वा 1861 में इटली का एकीकरण हो जाता है। इटली के एकीकृत यानी कि इटली के एकीकरण होने के बाद एकीकृत इटली का शासक विक्टर इमैनुअल, अभी हमने नाम बताया था विक्टर इमैनुअल द्वितीय को बनाया जाता है। यहां पर ये एक बात जान लीजिए कि इटली इस प्रकार का राज्य था जहां पर विक्टर इमैनुअल का नाम भी नहीं जानते थे। इटली भाषा के संबंध में वे लोग भी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अंतोगत्वा उदारवादी राष्ट्रवाद की जो भावना थी, जो तत्कालीन पूरे यूरोप में प्रचार प्रसार हो रहा था, उस विचारधारा के प्रभाव के कारण इटली का एकीकरण का कार्य संभव हो सका। दूसरा चीज आता है, दूसरी की बात करें, ब्रिटेन का एकीकरण। ब्रिटेन का एकीकरण इससे बहुविकल्पी का क्वेश्चन ज्यादा बनता है, इसको बात को ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन के एकीकरण, ब्रिटेन को एक उदारवादी राष्ट्रवाद का आदर्श या मॉडल माना जाता है, जो एक ऐसा राष्ट्र माना जाता है जो एकदम आदर्श हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन आज भी सीमित राजतंत्रों का देश है, सीमित राजतंत्र का देश है। और इस चीज को हमने एक वीडियो के पढ़ा रहे थे, उसके अंतर्गत बताए थे कि राजतंत्र के अंतर्गत कब सीमित राजतंत्र हो जाता है। और यह सीमित राजतंत्र का निर्माण कब होता है, 1688 में होता है, जब ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति होती है।
तो गौरवपूर्ण क्रांति का परिणाम यह हो जाता है कि जो वहाँ का राजा की शक्तियाँ थी, वह राजा की शक्तियाँ किस में निहित हो जाती हैं? एक संसद में निहित हो जाती हैं, संसद में निहित हो जाती हैं। और संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? चाहे कार्यपालिकी शक्ति की बात किया जाए, विधायिकी शक्ति की बात किया जाए, चाहे कानून बनाने की बात किया जाए, वह शक्तियां किस में निहित हो गई? अब संसद के अधीन हो गई। लेकिन वहां पर राजा क्या हो गया? एक राजा नाम मात्र का राजा रह गया, राजा रह गया। यही कारण है कि इसे हम लोग सीमित राजतंत्र का देश कहते हैं, ब्रिटेन को। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ब्रिटेन का एकीकरण पढ़ना है, और इससे गौरवपूर्ण क्रांति से भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, बहुविकल्पी का क्वेश्चन बन चुका है। इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो 1688 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमने कहा ना कि ब्रिटेन को एक राष्ट्र का मॉडल माना जाता है, लेकिन वास्तव में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी वह गणतंत्र नहीं है, बल्कि सीमित राजतंत्र का देश है। आज जो ब्रिटेन है, आज का जो ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम लोग कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, जो आधी दुनिया पर शासन करने वाला देश है, वह 18वीं सदी से पहले वह इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन के रूप में नहीं था, बल्कि ब्रिटिश द्वीप में रहने वाले जो लोग थे, कुछ लोग अंग्रेज थे, कुछ लोग वेल्स थे, कुछ लोग स्कॉटिश थे, और उनकी एक सामूहिक पहचान भी नहीं थी, बल्कि वह विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के अधीन जीते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों ब्रिटिश का शक्ति बढ़ती चली गई, संसाधन बढ़ते चले गए, धन दौलत बढ़ता चला गया, तो ब्रिटिश का प्रभुत्व कायम होने लगा। और इसी प्रभुत्व के कायम होने के बाद 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति होती है, और गौरवपूर्ण क्रांति होने के बाद जो ब्रिटिश राजा की शक्तियां हैं, एक संसद के अधीन निहित हो जाती हैं। और संसद के अधीन निहित होने के बाद यह ब्रिटेन क्या हो जाता है? और भी शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली होने का परिणाम यह होता है कि वह क्या करता है? स्कॉटलैंड को अपने प्रभुत्व के अधीन लाता है, यानी कि उस पर जबरदस्ती कब्जा करता है। और उसके साथ 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन का निर्माण होता है, और जिसके अधीन स्कॉटलैंड किसके अधीन हो जाता है? ब्रिटेन के अधीन हो जाता है। स्कॉटलैंड ब्रिटेन के अधीन हो जाता है, और यहां पर निर्माण क्या होता है? तो ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। अब यह तो स्कॉटलैंड 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा यह ब्रिटेन में शामिल हो जाता है, और ब्रिटेन में शामिल होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है, और इस तरह से स्कॉटलैंड की क्या है? प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। और उस पर किसका प्रभुत्व कायम हो जाता है? ब्रिटेन का हो जाता है, जिसके सेंटर में कौन है? इंग्लैंड है, जिसके सेंटर में इंग्लैंड है। ठीक इसी प्रकार की एक घटना घटती है आयरलैंड के साथ। आयरलैंड के साथ घटना घटित होती है। जिस प्रकार से स्कॉटलैंड को अपने में ब्रिटेन अपने प्रभुत्व के अधीन लाता है, ठीक उसी प्रकार से आयरलैंड को भी ब्रिटेन क्या करता है? अपने प्रभुत्व के अधीन लाता है। कैसे लाता है? तो आयरलैंड क्या है? आयरलैंड में कैथोलिक है। देखिए, ईसाई धर्म का ये दोनों संप्रदाय है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। यह जो आयरलैंड है, उसमें जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, वह किसमें बटे हुए हैं? तो कुछ लोग कैथोलिक हैं और कुछ लोग प्रोटेस्टेंट हैं। और इसमें बहुसंख्यक कौन है? तो कैथोलिक बहुसंख्यक है। लेकिन ब्रिटिश क्या करता है? ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट का समर्थक है, और प्रोटेस्टेंट को समर्थन देकर के कैथोलिकों को पराजित करने में सफल होता है। हालांकि ये एक क्या नाम है, 1798 में बोल्टस्टोन के द्वारा
1798 में बोल्स टोन के द्वारा एक असफल विद्रोह किया जाता है, लेकिन इस विद्रोह को ब्रिटेन दबाने में समर्थ हो जाता है और अंतोगत्वा 1801 ईस्वी में आयरलैंड पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेता है। और प्रभुत्व कायम करने के बाद ब्रिटेन का एकीकरण का कार्य पूर्ण हो जाता है, यानी कि आज का जो ग्रेट ब्रिटेन है, आज का ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हो जाता है 1801 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन के झंडे को, यूनियन जैक को प्रमुखता प्रदान किया जाता है। उसके बाद वहाँ का राष्ट्रीय गान को भी प्रमुखता प्रदान किया जाता है। और इन दोनों ही देशों में, चाहे स्कॉटलैंड की बात करें चाहे आयरलैंड की बात करें, दोनों ही देशों में अंग्रेजी संस्कृत का प्रचार प्रसार किया जाता है। और उनकी, चाहे स्कॉटलैंड की स्कॉटिश हो चाहे आयरिश हो, इन दोनों ही संस्कृतियों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है और उन पर ब्रिटेन का प्रभुत्व कायम कर लिया जाता है। और अंतोगत्वा ब्रिटेन क्या हो जाता है, ब्रिटेन का एकीकरण का कार्य पूर्ण हो जाता है। और यह एकीकरण का कार्य कब पूर्ण हो जाता है, 1801 ईस्वी में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज के इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत देख रहे थे। तो इटली का एकीकरण और दूसरा नंबर ब्रिटेन का एकीकरण हम नेक्स्ट टाइम बनाते हैं, तो उसमें हम लाते हैं आपका एक और चीज़ रह जाता है कि यूनान की स्वतंत्रता और बाल्कन समस्या। तो देखिए, बाल्कन समस्या इम्पोर्टेंट है, इस पर बाल्कन समस्या को थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे, नोट्स भी देंगे। तो बाल्कन समस्या को इम्पोर्टेंट में रखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये जो आज का ये वीडियो है, इसके अंतर्गत ब्रिटेन का एकीकरण और इटली का एकीकरण, तो इसके अंतर्गत अभी जो लेटेस्ट परीक्षा हुआ था 2014 का, जो लेटेस्ट 24 का, गलती से निकल गया, जो 2024 का अभी परीक्षा हुआ है, उसके क्रम में पूछा है लॉन्ग क्वेश्चन में, 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या उसका योगदान है। तो देखिए, इन साल 2024 में जो लेसन प्रारंभ किए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे 6+1 यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वियना कन्वेंशन का तो नाम इतनी बार ले लिए हैं कि आपको टोटल याद हो गया होगा। वियना कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1815 में। तो वियना कन्वेंशन से एक क्वेश्चन पूछा है और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका जर्मनी और इटली के एकीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अभी हमने जर्मनी का एकीकरण पढ़ाया, अभी हमने इटली का एकीकरण पढ़ाया और उसके साथ ब्रिटेन का एकीकरण भी हमने पढ़ाया। और नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं तो बाल्कन समस्या को उसमें देखेंगे तथा यूनान की आज़ादी के संबंध में चर्चा करेंगे। थैंक यू।